हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। सितंबर जो है ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है ना। हाफ सितंबर गया एंड वेरी सून यू विल हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर दिसंबर के आसपास क्या होता है? नवंबर दिसंबर के आसपास आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादातर स्कूल्स क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में 2 या 3 एट मैक्स प्री बोर्ड्स कराते हैं। उसके बाद जनवरी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं, आपके वाइवा लेते हैं। ये लगभग ज़्यादातर स्कूलों का पैटर्न है। तो सितंबर क्या है, ये अलार्म है कि सितंबर तक कम से कम आपका 90% सिलेबस जो है हो जाना चाहिए। इस बेसिस पर CBSE रिलीज करती है हर साल सैम्पल पेपर्स, है ना। तो आज बेटा क्लास में हम CBSE क्लास 12th फिजिक्स सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। प्रियंका मैम आपको फिजिक्स का सैम्पल पेपर समझाएंगी, ठीक है। पर ये जो सैम्पल पेपर है, इस सैम्पल पेपर में ऑलरेडी मार्किंग स्कीम CBSE साथ साथ में दे देती है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, है ना यार। पिज़्ज़ा में भी अगर कोई एक्स्ट्रा स्लाइस मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना, मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारी लर्निंग है, इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपका 90% सिलेबस अभी तक फिनिश हो गया होगा स्कूलों में। हो सकता है आपने सेल्फ रिवीजन ना किया हो, तो सेल्फ रिवीजन करने के लिए क्या कर सकते हो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर सबसे पहले देखो बेटा, सैम्पल पेपर से समझने को क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप सैम्पल पेपर के जरिए समझ सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है CBSE का ये सैम्पल पेपर रिलीज करने का। सबसे पहले तो ये आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से अवगत कराता है। इसका मतलब कभी कोविड की वजह से या कभी किसी XYZ रीज़न की वजह से जो एग्ज़ाम पैटर्न है एनुअल सेशन का वो बदल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 23-24 का एग्ज़ाम पैटर्न और पिछले साल का एग्ज़ाम पैटर्न सेम हो। तो अभी इस साल कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने सेक्शंस होंगे, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, ये सारी चीज़ें आपको सैम्पल पेपर से जानने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मार्किंग स्कीम से आपको ये जानने को मिलता है कि किसी क्वेश्चन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैसा है। इतना अटेम्प्ट किया तो कितने नंबर मिलेंगे, इतना कम अटेम्प्ट किया तो कितने नंबर कट सकते हैं, ये सारी बातें, है ना। तो ये क्या है कि हमें देखकर कई बार समझ नहीं आती है, तो यू नीड सम मेंटर और एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दैट, ठीक है। सो दिस इज इट, यही हम आज करने वाले हैं। इसके अलावा इस सैम्पल पेपर के डिस्कशन के एंड में मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगी फिजिक्स की, ठीक है। चैप्टर वाइज आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आप गिवन टाइम में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट भी करो, उसे आप एक बार रिव्यू भी कर पाओ। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कंक्लूडिंग पॉइंट्स होंगे। अब ये कंक्लूडिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है बेटा? तो कंक्लूडिंग पॉइंट्स का मतलब है कि हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर की इस सैम्पल पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सैम्पल पेपर आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की रिफ्लेक्शन है। अगर सैम्पल पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड पे आता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाला पेपर भी जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड पे आ सकता है। और डिफ़िकल्ट और इजी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? हम प्रिपरेशन को ऐसा करें कि हमें कुछ डिफ़िकल्ट लगे ही ना, सब कुछ आसान लगे। तो इसके लिए चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें तो हम पेपर डिस्कस कर लें, उसके बाद करेंगे। इसके अलावा फिज़िक्स सिर्फ CBSE के सैम्पल पेपर तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम बात करते हैं इजीली की, तो इजीली फिजिक्स में आपको और इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है एक बार मैं आपको वो जल्दी से बता दूं। मेनली हम यहाँ पे पेपर ही डिस्कस करने आए हैं, तो पेपर ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 12th पास कर जाते हो या 12th के एग्ज़ाम दे देते हो तो थोड़ा सा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है कि अब आगे क्या। तो उस आगे क्या का मैं थोड़ा सा रास्ता दिखा रही हूँ, जब मन करे उस रास्ते पे चलना शुरू कर देना, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, ठीक है, और प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप को डाउनलोड कर लेना।
जैसे आपने किसी भी ऐप में बेसिक साइन अप किया है ना, आप सब पढ़े लिखे हो, 12वीं के बच्चे हो, तो आपको एक बेसिक साइन अप प्रोसेस जो है फॉलो करनी है। यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए, नंबर डालो, क्रिएट न्यू अकाउंट करो, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, हाँ लोकेशन ऑन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से वेरीफाई करो, ओटीपी से वेरीफाई करो, तो इसके बाद ये पेज आएगा, फिर वेरीफाई पे क्लिक करो। ये मैं आपको बता रही हूँ कि करना क्या है, इजीली ऐप डाउनलोड करना है। पर करना है क्यों, क्यों करना है, उसका आंसर यहाँ पे है। कई बार विद इन 12th आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस एंटायरली किस पे है, सीबीएसई बोर्ड्स पे। अब जैसे ही आप 12th के एग्जाम दो और आपको लगे कि यार चलो ट्राई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक बार प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे आप कोर्स जो है देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। 11th 12th के लिए अभी एट प्रेजेंट सीबीएसई के बैचेस चल रहे हैं। 11th 12th साइंस में प्रारंभ और टॉपर्स जो बैचेस हैं, यहाँ पे सीबीएसई की कोर्सेज डिटेल में यूट्यूब पर भी डाले जा रहे हैं और ऐप पर भी डाले जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दी जा रही है, अगर आपको पीछे जाकर कोई जो चैप्टर है सॉल्व करना है, समझना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो उदय और शिखर 11th और 12th क्लासेस के लिए बैचेस हैं, ठीक है। CUET जैसे ही आप 12th पास करते हो, एग्जाम दे देते हो, आप पक्का ना पक्का CUET देने का ट्राई करते हो, है ना। आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लगभग 2 साल से स्टार्ट हो चुका है और बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसका फुल कोर्स साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेटा आप यहाँ देख लो, आप अपनी वहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लो। क्लास सेलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये कोर्स फी दिख रही है जो कि ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो है। कैसे, आपको सिर्फ फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है। फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करो। कैसे, ये सारे कोर्सेज को यहाँ कार्ट में डाल दो जो भी आपको चाहिए, प्रारंभ या टॉपर्स के लिए, प्रारंभ या टॉपर्स के लिए, और फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करो। जल्दी करोगे तो ये कोड वैलिड होगा, जितना लेट करते जाओगे हो सकता है कि गाड़ी छूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज जो है फ्री में मिल जाएंगे। ऐप पर क्यों, जब यूट्यूब पे दिया हुआ है तो क्योंकि ऐप पर एड्स नहीं आते, ऐप पर डाउट और क्वेरीज जल्दी सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं फिर से बता दूं आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है। क्लास 12th फिजिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व करना, ये मेन एजेंडा है। शुरू करते हैं बेटा। उसके पहले इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस? टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 33 क्वेश्चंस है पेपर में, और हर बार पेपर में ऊपर लाइन लिखी होती है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये जो लाइन है एवं नहीं लिखी, इसका कुछ मतलब है। ऐसा नहीं है कि 33 में से 32 अटेम्प्ट करोगे तो फिर कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, नहीं होगी। पर 33 हैं तो 33 सारे अटेम्प्ट करना, इतना टाइम तो हाथ में लेकर चल रही है। सबसे बड़ा कारण क्या है? लूप होल है एक्चुअली। तो लूप होल क्या है इसमें? कई बार ऐसा होता है कि बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, या कोई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर का आ गया, ठीक है, जिसकी मेंशन सपोज आपके एनसीईआरटी में पहले थी, अब नहीं है, कोविड टाइम्स के पहले थी, अब नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। उस केस में अगर आपने मान लो 32nd क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट के बाहर का है, सिलेबस के बाहर का है, नहीं आना चाहिए था या मिस प्रिंट हो गया, आपने कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 32 करके खाली इतना भी लिख दिया होता तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन नंबर 32 है, वैसे तो 5 नंबर का है, तो आपको 5 में से 5 मिलते। कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी 5 में से 5 मिलते। ये सीबीएसई का नियम है, रूल है। पर अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा होता, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा ही नहीं होता, तो फिर 0/सन्नाटा ही मिलते, कुछ नहीं मिलता। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि अगर बाई चांस गलती से कोई क्वेश्चन जो है वो गलत तरीके से पूछ लिया गया या फिर मिसप्रिंट है, जो भी है, तो आपको पूरे नंबर मिलने की गुंजाइश है। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मत छोड़ना, वो समझदारी नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 sections A, B, C, D, E, ठीक है। ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। ऑल द सेक्शंस वैसे भी कंपलसरी होंगे जब ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे पास 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, मैं एक एक्सटर्नल एग्जामिनर रही हूं। मतलब जैसे ही देखिए फिजिक्स का ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो आपका पेपर है ठीक इंग्लिश के पेपर के बाद, ठीक इंग्लिश के पेपर के बाद आपका फिजिक्स का पेपर हो जाता है ज़्यादातर। अगर आप पिछले 10 सालों की पेपर एनालिसिस करो, टाइम टेबल की एनालिसिस करो, तो ठीक सेकंड पेपर आपका फिजिक्स का होता है। यानी कि
कॉपी करेक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है सबसे पहले फिजिक्स की ही, ठीक है। अब होता क्या है कि जब एक्सटर्नल एग्जामिनर है कौन, भाई वही है जो क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है ना, तो वही जाते हैं और वही जो है कॉपीज चेक कर रहे होते हैं किसी एक गिवन सेंटर पे जाके। वहाँ पे एक असिस्टेंट हेड एग्जामिनर होता है, एक हेड एग्जामिनर होते हैं, ये लोग भी होते हैं, सिस्टम में कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर होने की गुंजाइश है क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी कॉपियाँ होती हैं, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, 8-8 घंटे एक चेयर पे बैठ के कॉपी चेक करनी होती है, ठीक है। तो मैं 2 या 3 बार मैं गई हूँ, सिस्टम को मैंने बहुत पास से देखा है, ठीक है। तो 10 साल में ऐसा कई बार हुआ है कि मैं एज अ विजिटर या फिर एज अ खुद एक्सटर्नल एग्जामिनर गई हूँ, तो जो मैंने सिस्टम देखा है अभी तक उतना ज़्यादा बदला नहीं है। पिछले 10 इयर्स में लगभग सेम पैटर्न है कॉपी करेक्शन का, ठीक है, जो कि बहुत टेडियस है, लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके कॉपी चेक करने आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो सर्कमस्टेंसेस में ह्यूमन एरर होना एक गुंजाइश है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई सेक्शन ए लिखा, उसके 2 क्वेश्चन करे और फिर कुछ सेक्शन लिखा भी नहीं और सीधे आप 22वें क्वेश्चन पे आ गए, अगर आप क्वेश्चंस काफ़ी इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कोई क्वेश्चन अनचेक्ड छूट जाए या हो सकता है किसी क्वेश्चन के आपको नंबर ना मिले, ठीक है। अगर रेयर टू रेयर चांस भी वो है तो आप इसके बाद रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में पढ़ोगे, वो बहुत ही ज़्यादा टेडियस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में ना ही पढ़ो, इसके पहले ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करो, ठीक है। मतलब अगर आपने एक लिखा है सेक्शन ए तो भैया पूरा सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर लिखो सेक्शन बी और फिर पूरा सेक्शन बी अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऑर्डर आप चूज कर सकते हो, अगर आपका मन है कि पहले सेक्शन डी करना है तो डी कर लो, ई करना है तो ई कर लो, लेकिन एक पूरा सेक्शन एक साथ इकट्ठे कंप्लीट करो, फिर मूव करो किसी नेक्स्ट सेक्शन पे। इन केस आपको सेक्शन का कोई एक क्वेश्चन है जो अभी समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, कुछ हो रही गड़बड़, तो यार उस क्वेश्चन का नंबर लिख दो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, बाद में आके दोबारा कर लेना, ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरफ। क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्शन ए में 12 एमसीक्यू हैं और 4 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, मतलब कि 16 मार्क्स का टोटल सेक्शन ए है। सेक्शन बी में कुल 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 नंबर का सेक्शन बी है, ठीक है। सेक्शन सी जो है टोटल 7 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, तो 21 मार्क्स का सेक्शन सी है। सेक्शन डी केस स्टडी है, ये सबका फेवरेट होता है, ऐसा कोई होता है जिसको इसमें नंबर नहीं मिलते, सबको मिल ही जाते हैं, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आने हैं और 4 नंबर में आने हैं, तो टोटल 8 नंबर का सेक्शन डी है। फिर उसके बाद सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चंस हैं इसके, 15 मार्क्स का ये है, ठीक है। टोटल अगर मैं करूं, ठीक है, टोटल तो आपको पता ही है कि कितने नंबर का है ये, बट आउट ऑफ 70 सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 3 मार्क के सेक्शन के। स्ट्रैटेजी ज़्यादातर यही अपनाई जानी चाहिए कि जो सेक्शन ज़्यादा नंबर का है उसको आप पहले अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो। हालांकि क्योंकि ये सैम्पल पेपर डिस्कशन है, इसके बाद हम मॉक पेपर डिस्कशंस लाएंगे, तो मैं स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करके बताऊंगी, जिसमें मैं डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। तो अभी तो हम प्योरली सैम्पल पेपर डिस्कशन और एनालिसिस पे जा रहे हैं, टाइम बाउंड मैं इसको ज़्यादा नहीं रखने वाली हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर बता दूँ स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो करो जहाँ पे ज़्यादा नंबर का सेक्शन आप पहले फिनिश कर लो। सेक्शन ए अक्सर ज़्यादातर क्या होता है लास्ट में अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें होते हैं, आपको इसमें सोचने में टाइम लग सकता है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है मन ही नहीं करता आगे बढ़ने का। टीचर 12 साल से आपको बता रहा है कि भैया अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए हो कोई नहीं, एक डॉट बनाओ, स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो, दोबारा रिविजिट करो उसको बाद में, उस वक्त वहाँ अटके मत रहो, टाइम मत वेस्ट करो। फिर भी ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं किसी क्वेश्चन में अटक गए तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट उसी क्वेश्चन को सोचते 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 अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और सेक्शन ए में ऐसे सोचने वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसीलिए बेहतर ये है कि इसको आप बाद में अटेम्प्ट करो। इसलिए भी ये बेहतर है कि ये जो सेक्शन है ये काफ़ी बार डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जाता है। मतलब अगर आपने बी सी डी ई ये सेक्शन सॉल्व कर लिए, उसमें से कुछ ऐसे फॉर्मूला होंगे जिसके बेसिस पे सेक्शन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो तब तक क्या है कि आपको पूरा सिलेबस भी एक बार रिवाइज हो जाएगा सॉल्व करते करते, ठीक है। तो ए सेक्शन आप बाद में टच करो, पहले सी सेक्शन टच करो, ई सेक्शन टच करो, और डी भी बड़ा इजी और आसान सेक्शन है तो वो भी आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। और बाद में ए और बी सॉल्व करना चाहिए। तो ये तो रही इंस्ट्रक्शंस की बात। इसके अलावा कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, मतलब आपका मन करे यार मैं पहला क्वेश्चन नहीं करता हूं, चलो मैं दूसरा कर देता हूं। 33 के 33 आपको अटेम्प्ट करने हैं,
33 के 33 अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 32 करो, 31 करो, ठीक है, तो ओवरऑल चॉइस नहीं है। However, internal choice has been provided in one question in section B, ठीक है, 1 question in section C, 1 question in case based question in section D and 3 in section E, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या है कि कोई पढ़ता तो नहीं है इंस्ट्रक्शंस और अक्सर गलतियां होती भी नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ लिखा है कि आपको सेक्शन ई के तीनों क्वेश्चंस में एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब में एक इंटरनल चॉइस होती ही है, ठीक है। गलती से नहीं है तो फिर सीबीएसई आपको कॉम्पेंसेट भी करेगी उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये मेरा एक तरीके से राइट है। कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड, कोई नई बात नहीं है। यहाँ आपको कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है। कई बार ये कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है आप यूज़ करते हो और कई बार आपको इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स, अगर आप स्मार्ट हो तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, तो उसकी फिर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ना। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ से पता भी कर सकते हो वैल्यूज़ के अलावा। थोड़ी सी करेक्शन में बता दूँ, ये क्या है, 10 to the power 8 है। वैसे बहुत बेसिक कांस्टेंट है, तो आपको पता ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा हमने शुरू कर दिया है सेक्शन ए, 1 मार्क ईच, ठीक है। फिर बता दूं कि जब भी आप पेपर लिखो, जैसे हम सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, आपने सेक्शन ए लिखा, ठीक है, आपको 1 लिखना है, ठीक है। साथ में कई बार ऐसा होता है, मान लो अभी के लिए हाइपोथेटिकली इसका आंसर ए सही है, तो कई बार आप सिर्फ ए लिख के छोड़ देते हो कि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ए के साथ उसका पूरा जो लॉन्ग जो आंसर है, जो ऑप्शन की एक्चुअली वैल्यू है, वो भी लिखना। दैट इज़ द राइट वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि रनिंग हैंड है। कई बार हो सकता है आपने ए पूरा नहीं लिखा और ऐसे करके सी बना के छोड़ दिया, ठीक है, या डी बना रहे थे, डी की लंबी पूरी ये डंडी नहीं खींची, ये आपका डी हो गया। अब वो डी है कि ए है, टीचर कंफ्यूज हो गया, उसने रॉन्ग कर दिया। कम से कम सामने अगर ये आंसर लिखा होगा, सामने अगर ऑप्शन लिखा होगा, तो उसको पता है कि बच्चे ने शायद गलती से डी को ए बना दिया या डी को ए जैसा बना दिया, क्योंकि उसका आंसर तो सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करना। एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं या क्या बता दूं पता नहीं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि इसमें है कौन सा आंसर, यार ए सही है कि सी सही है कौन सा, दोनों में कंफ्यूज है ना। तो अब ये चीटिंग है कि क्या पता नहीं, लेकिन कई लोग स्मार्टली ऐसा करते भी हैं। ऐसा ज़रा सा ऐसा बना दिया, ठीक है, ना तो सी बनाया ना ए बनाया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे वो सी वाला ऑप्शन लिख दिया। टीचर सोचे क्या पता ए लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर सी वाला ऑप्शन है तो जो सही ऑप्शन है ना वो यहाँ से चेक होता है, ठीक है, यहाँ से चेक होता है। तो जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट आंसर है वो आपको यहाँ लिखना है, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट आंसर है वो आपको ऐसे पूरे फुल ऑप्शन में यहाँ लिखना है बेटा, ठीक है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखने का आपका तरीका क्या हो। अब हम पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। Which of the following is not the property? ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बड़े गौर से सीखने हैं, देखने हैं। आपको ये तो पता है which of the following is the property? Is the property पूछा गया तो तुरंत आप आंसर कर दोगे। नॉट आया है तो आपको गौर से पढ़ना। अगर नॉट आ गया मतलब कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता। They do not cross each other. They do not cross each other. अगर मैं बोलूं यहाँ पे दे क्रॉस ईच अदर, मान लो मैंने ऐसा लिखा होता दे क्रॉस ईच अदर, और अब क्वेश्चन मैच करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी। यार ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस वक्त तो ये आंसर हो जाता। अब यहाँ लिखा है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी, तो ये तो सही नहीं होगा। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ये भी है प्रॉपर्टी। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, ये नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर नॉट
concentric spheres, they are parallel sheets, they are equidistant parallel sheets. ठीक है, तो इसका सही जो स्टेटमेंट होना चाहिए था, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, for a uniform electric field, equipotential surfaces are parallel equidistant